हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बहुत ही फेमस पोएट सोनेटियर जॉन डन की। जॉन डन का जन्म 1572 में लंदन की ब्रेड स्ट्रीट में हुआ था। इनके फादर का नाम भी जॉन डन था, जबकि इनकी मदर का नाम एलिजाबेथ हेवुड था। इनकी मदर बहुत ही फेमस पोएट और ड्रामाटिस्ट जॉन हेवुड की बेटी थी, जबकि टॉमस मोर की नीस थी। जॉन डन का जन्म एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था, जो कि उस समय लंदन में लगभग एक इलीगल रिलीजन माना जा रहा था, और इसीलिए जॉन डन ने 1615 में किंग जेम्स फर्स्ट की सलाह पर अपना रिलीजन चेंज कर लिया था। यानी अब वो रोमन कैथोलिक रिलीजन से एंग्लिकन चर्च की तरफ कन्वर्ट हो गए थे। इनकी एजुकेशन की बात करें तो जॉन डन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों में एजुकेशन ली थी, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती रही कि उन्हें कहीं से भी कोई डिग्री हासिल ना हो सकी, और इसकी वजह थी एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। यानी जॉन डन ने जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी है, जो एक टेस्ट हुआ करता था, उसके लिए ओथ लेने से मना कर दिया था। ये जो डिग्री की प्रॉब्लम है, ये आपने अलेक्जेंडर पॉप के साथ में भी देखी थी कि अलेक्जेंडर पॉप को भी कोई डिग्री नहीं मिली थी इसी एक्ट की वजह से। यहाँ से डिग्री ना मिलने पर जॉन डन ने लिंकन इन में कानून की पढ़ाई शुरू कर दी थी, और फिर 1592 में उन्होंने अपना करियर एक कानूनी हैसियत से शुरू किया, यानी अब वो एक वकील बन गए थे। जॉन डन ने इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिनको टच किया है, जैसे कि उन्होंने सटायर लिखे हैं, एलिजीज लिखी हैं, एपिग्राफ, वर्स लेटर, सॉन्ग्स, सोनेट्स, और इसके अलावा एक होली सोनेट्स भी उन्होंने लिखा है। यानी पोइट्री के ज़्यादातर फील्ड को जॉन डन ने टच किया है, लेकिन उनकी लाइफ टाइम में उनके बहुत कम वर्क पब्लिश हो सके। ज़्यादातर वर्क उनकी मौत के बाद में ही पब्लिश हो सके हैं। जॉन डन ने एक सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है, और यहीं पर रहते हुए उन्होंने थॉमस इगर्टन, यानी जो इनके मालिक थे, थॉमस इगर्टन की नीस एन मोर से प्यार करना शुरू किया, और ये प्यार इनका इतना बढ़ा कि 1601 में जॉन डन एन मोर को लेकर भाग गए। इसकी वजह से जॉन डन को अपनी जो जॉब थी उसको गंवाना पड़ा, और सज़ा के रूप में उनको जेल भी जाना पड़ा था। यानी कम समय के लिए जेल जाना पड़ा, और उनकी नौकरी भी यहाँ से चली गई थी। जब जॉन डन जेल से छूटकर आए तो उन्होंने एक लाइन कही थी, देखें, कहा था कि जॉन डन, एंडन और अनडन। ये शादी इनकी सैमुअल ब्रूक, जो उस समय एक प्रीस्ट थे, उन्होंने कराई थी, और इसकी वजह से इन प्रीस्ट को भी जॉन डन के साथ में जेल में रहना पड़ा था। हालांकि शादी ज़्यादा नहीं चल सकी। 1601 में ये इन्होंने शादी की थी, और बाद में 1617 में ही जब एन मोर जॉन डन के 12वें बच्चे को पैदा कर रही थी, पैदाइश हो रही थी, तो उसी समय 1617 में एन मोर की डेथ हो जाती है। और इसकी मौत का शोक जॉन डन पर इतना गहरा हुआ कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मौन किया, मातम किया, और अपनी वाइफ के लिए एक लव सोनेट भी लिखा, जिसको हम 17 होली सोनेट के नाम से जानते हैं। यानी जॉन डन का जो 17वां होली सोनेट है, वो उन्होंने अपनी वाइफ एन मोर को डेडिकेट किया हुआ है। सर रॉबर्ट ड्ररी वो पर्सन हैं जो जॉन डन के गॉड फादर की भूमिका निभा रहे हैं। जॉन डन ने जो भी वर्क लिखे हैं उनमें उन्होंने कंशीट का यूज़ किया है। यानी जॉन डन अपनी कंशीट के लिए जाने जाते हैं, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। बात करते हैं कंशीट की। दोस्तों, कंशीट दो तरह की होती हैं, एक पेट्रार्कन कंशीट है और दूसरा मेटाफिजिकल कंशीट है। मेटाफिजिकल कंशीट में हम बात करते हैं दो ऐसी चीज़ों के बीच जो आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं रखती। यानी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाएगा, लेकिन उनके अंदर कोई समानता नहीं होगी।
जिसको हम इंग्लिश में फार फेच्ड इमेज कहते हैं, यानी दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन जिनके बीच कोई कंपैरिजन ना हो सके। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन डन की पोएम है फिली, उसमें जॉन डन एक लवर और उसकी बिलाउड के मिलने को एक फिली से कंपेयर करते हैं, जबकि पोएम दूसरी है वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसमें वो लवर और बिलाउड के बिछड़ने को, दोनों के सेपरेशन को एक कंपास से बताते हैं। कहीं अपनी बिलाउड को एक अमेरिकन आइलैंड बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जॉन डन ने मेटाफिजिकल कंसेप्ट का यूज़ किया है, और जबकि उसने एक न्यू फॉर्म यानी जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसकी भी बुनियाद डाली है। यानी जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट्री का फादर माना जाता है। जॉन डन पोइट्री कर रहे थे स्पेंसर की जो ट्रेडिशंस, जो पहले से ट्रेडिशंस चली आ रही थी जिसमें स्पेंसर ने पोइट्री लिखी है, तो ये उसके ख़िलाफ़ जो है बगावत कर रहे थे और उसके ख़िलाफ़ थे। यानी एडमंड स्पेंसर की जो परंपरा थी, उनकी जो ट्रेडिशन थी, उसके ख़िलाफ़ जॉन डन रिवोल्ट कर रहे थे और अगेंस्ट लिख रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉन डन की पोइट्री से अपनी बुक का टाइटल लिया है, जैसे कि उनकी जो 19 होली सोनेट्स हैं जिनको हम डिवाइन मेडिटेशंस भी कहते हैं। थॉमस मार्टन की बुक नो मैन इज़ एन आइलैंड का टाइटल जॉन डन की मेडिटेशन 17 से लिया गया है, जो उसने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था। जबकि हेमिंगवे का फॉर वूम द बेल, ये भी जॉन डन की सोनेट 17 से ही लिया गया है। इसके अलावा जॉन डन ने 2 एनिवर्सरीज लिखी हैं, जैसे एन एटमी ऑफ द वर्ल्ड 1611 में इसको लिखा गया था, जबकि दूसरी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 1612 में लिखी गई हैं। ये दोनों एनिवर्सरी जॉन डन ने अपने पैटर्न, अपने गॉडफादर रॉबर्ट ड्ररी के लिए लिखी थी। उसने रिलीजन के अगेंस्ट भी एंटी कैथोलिक पोलमिक्स लिखे हैं, जैसे कि सूडो मार्टर्स 1610 में लिखा और इग्नेशियस हिज कंक्लेव 1611 में लिखा था। जॉन डन ने एक बहुत ही फेमस पोएम अ नॉक्ट्रल अपॉन सेंट लूसीज डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे 1627 में लूसी की डेथ पर लिखी थी। लूसी जॉन डन की एक फ्रेंड रही हैं, जो कि काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड, तो उनकी मौत पर अ नॉक्ट्रल अपॉन सेंट लूसीज डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे ये पोयम लिखी गई थी। 1608 में जॉन डन ने बायथेनेडस लिखा और ये पूरी तरह से सुसाइड को डिफेंस करता है। सूडो मार्टर 1610 में इसको लिखा गया था और इसमें ये जॉन डन का एक रिलीजियस वर्क है, जिसमें जॉन डन ने बताया है कि जो रोमन कैथोलिक है उनको जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड जो हैं उनके रिलीजन पर ओथ ले लेनी चाहिए, कसम ले लेनी चाहिए। और यही वो वर्क है जिसने जॉन डन को एक रिलीजियस प्रीस्ट के रूप में साबित कर दिया था, प्रूव कर दिया था। इग्नेशियस हिज लव 1611 में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे जो साइंस डिस्कवरीज हैं उनको बताया गया है, जैसे कि कोपरनिकस का इसमें जिक्र है, केपलर का, ब्राहे का और गैलीलियो का, यानी जो काफ़ी साइंटिस्ट डिस्कवरीज हैं उसके बारे में इस वर्क में बताया गया है। जॉन डन का एक बहुत ही फेमस वर्क डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स 1614 में इसको लिखा गया था और यह एक प्रोज वर्क है। इसको चार्ल्स फर्स्ट को डेडिकेट किया गया है। इसको जॉन डन ने उस समय लिखा था जब वो अपनी बीमारी से रिकवर्ड हो गए थे, यानी उनकी रिकवरी हो गई थी। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट मेडिटेशन, सेकंड पार्ट एक्सपोचुलेशन एंड लास्ट पार्ट प्रेयर है। जॉन डन का होली सोनेट्स इसको 1633 में लिखा गया था और ये इसको डिवाइन मेडिटेशन, डिवाइन सोनेट इनके नाम से भी जाना जाता है। होली सोनेट्स में जॉन डन ने 19 सोनेट को लिखा है और ये उसकी मौत के बाद में पब्लिश हुई थी। सोनेट 17 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसकी लाइन है, सिंस शी whom आई लव्ड हैज़ पेड हर लास्ट स्टेप। ठीक है, इसको 1617 में जॉन डन ने लिखा था, उस समय जब इनकी वाइफ एन मोर की डेथ हो रही थी, उस समय जॉन डन ने इस सोनेट को लिखा था।
ये वो कलेक्शन है जिसमें जॉन डन ने बहुत सारी थीम को लीड किया है, जैसे कि जजमेंट, डिवाइन लव, डिवाइन जजमेंट, इमोरलिटी और इंसान की जो पर्सनल एंग्जाइटीज़ है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इन सब बातों को जॉन डन ने इस सोनेट कलेक्शन में दिखाया है। सोनेट के होली कलेक्शंस ये 3 फेजेस में अपीयर हुए हैं, यानी जो फर्स्ट फेज़ है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के नाम से आया फर्स्ट कलेक्शन, जो कि 1633 में आया। इसमें 12 पोएम्स थी, जबकि सेकंड कलेक्शन वेस्टरमोरलैंड MS 1620 में ये पब्लिश हुआ, जबकि इसमें 19 पोएम्स थी। और फिर 1635 में डिवाइन मेडिटेशंस आया, जिसमें 12 सोनेट्स थी। जॉन डन की सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड ये लिखा है। इसमें जॉन डन ने ये उस समय जॉन डन ने लिखी थी जब वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, और उसमें वो बताते हैं कि मौत उनके करीब है, लेकिन वो मौत से डरने वाले नहीं हैं। अभी भी उनमें एक ऐसा हौसला है कि वो मौत का सामना कर सकते हैं और मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके अलावा बहुत सारी सोनेट्स हैं, जैसे कि द फिली ये एन मोर को डेडिकेट की गई है, और गुड मोरो ये उस समय की जो एज ऑफ डिस्कवरी है, जो कि 15 से 17 सेंचुरी तक चली, उसके लिए डेडिकेट किया गया है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कवर की गई थी, उसमें बताया है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार सोनेट है, द कैनोनाइजेशन है, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, और इनके अलावा बहुत सारी इसकी पोएम्स हैं, सोनेट्स हैं, एलिजीज हैं, कुछ लेटर्स हैं, बहुत कुछ है जो जॉन डन ने लिखा है। 1621 में जॉन डन सेंट पॉल चर्च के डीन बन गए थे। इज़ाक वाल्टन ने जॉन डन की बायोग्राफी लिखी है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थॉमस कैरियू ने एलिजी फॉर जॉन डन लिखी है। बेन जॉनसन ने जॉन डन के बारे में लिखा है, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व हैंगिंग बिकॉज हिज रिदम रिजेंबल्ड एज अ कैजुअल स्पीच। गिरियर्सन ने जॉन डन की पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इनकी जो फर्स्ट पोइट्री है उसको सिनिकल लव का नाम दिया है, सेकंड प्लेटोनिक लव, और जो थर्ड है वो कंजुगल लव। यानी जॉन डन की लव पोइट्री को गिरियर्सन ने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सिनिकल लव, सेकंड प्लेटोनिक लव और थर्ड कंजुगल लव। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, समझ आ गया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।